नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में 370 सीटें जीतकर आएगी और एनडीए 400 से पार सीटें जीतेगी। भाजपा का इस बार नारा भी है, अब के बार 400 पार। हवा भी देश की कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। सभी ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार जीतकर आ रहे हैं। हालांकि कोई भी ओपिनियन पोल भाजपा को 370 छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और एनडीए को 400 छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सभी ओपिनियन लगभग एक मत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी, वह 325 तक हो सकती है और एनडीए की स्थिति भी मजबूत होगी, वह 400 से थोड़ा नीचे हो सकता है। अगर बीजू जनता दल से भाजपा का गठबंधन हो जाता तो 400 छू सकता था। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, नितिन गडकरी का यह कहना था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं तो भाजपा 15-20 सीटें बढ़ाकर के जीतकर आएगी। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा के भीतर भी ऐसा अनुमान है कि वे 325 के आसपास आकर के रुक जाएंगे। लेकिन ये जो हवा बन रही है और ये जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं और ओपिनियन पोल एक तरफा मोदी को जिता रहे हैं और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ जिता रहे हैं, उससे इंडिया अलायंस का मनोबल गिरा हुआ नहीं है। वे इस अपना मनोबल उन्होंने खोया नहीं है इस ओपिनियन पोल से। हां, कुछ दलों का मनोबल जरूर गिरा है। जैसे 21 मार्च को जिस तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और ऐसा पहले नहीं हुआ था कभी। वे तीनों आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए से दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उनके सारे बैंक खाते सील कर लिए हैं और वे चुनाव प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। अपने नेताओं को विमानों पर भेजकर चुनाव प्रचार करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। विमान की टिकट नहीं खरीद सकते और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि ट्रेन की टिकट लेने का पैसा भी नहीं है। इससे कांग्रेस का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ दिखाई लगा। कांग्रेस को वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसकी 55 सीटें हैं, उससे पहले 44 सीटें थी, अब 65 की उम्मीद हो सकती है या मैक्सिमम 70 की हो सकती है। इससे ज्यादा की उम्मीद कांग्रेस लगा करके नहीं बैठी। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बनाया ही इसलिए है क्योंकि वह यह मान चुकी है कि वह मोदी को नहीं हरा सकती। कांग्रेस की हिम्मत नहीं है, वह हार चुकी है और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सारा साफ हो गया। लेकिन इंडिया अलायंस के बाकी दलों ने हिम्मत नहीं हारी है। खासकर क्षेत्रीय दलों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया अलायंस में फिर बाकी तो क्षेत्रीय दल हैं। कहने को आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जमीन पर सब जानते हैं कि 2 राज्यों की पार्टी है। लेकिन 6 राज्य हैं जिनके बूते इंडिया अलायंस के नेता, राष्ट्रीय नेता यह मानकर चल रहे हैं कि हम बहुमत नहीं तो बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं और बीजू जनता दल, जिसका चुनावी गठबंधन भाजपा से नहीं हो सका, या बीआरएस या और छोटे मोटे दल समर्थन देकर के ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि 1996 की तरह गैर भाजपा सरकार बन जाए या 2004 जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ये तो खैर ज्यादा खामख्याली होगी, लेकिन 1996 जैसी स्थिति मानकर इंडिया अलायंस के लोग चल रहे हैं। और वह सवाल पैदा होता है कि वे 6 राज्य कौन से हैं। तो 6 राज्यों में 2 राज्य तो उनका अनुमान काफी हद तक सही है, हम 100% सही भी कह सकते हैं। 2 पर उनकी गलतफहमी हो सकती है और लेकिन 2 और जो राज्य हैं उन पर तो पूरी तरह वे गलतफहमी में हैं। तो ये 6 राज्य हैं। पहला है तमिलनाडु, जिसमें इंडिया अलायंस मानकर चल रही है कि वे 39 की 39 सीटें जीतेंगे। वो हो भी सकता है। केरल, जहां भले ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन वे दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और ये मानकर चल रहे हैं वे कि 20 की 20 सीटें जीतेंगे, जीत भी सकते हैं। अब 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जिनके बारे में उनका मत है कि वे अपनी सीटें बढ़ाकर ला रहे हैं। फिर आता है यूपी बिहार, उसमें भी उनका मानना है कि वे सीटें
बढ़ा करके ला रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीती थी, एनसीपी 4 सीटें जीती थी, दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। एक निर्दलीय जीता था और बाकी की 42 की 42 सीटें एनडीए जीता था। पिछला चुनाव शिवसेना और भाजपा ने मिलकर लड़ा था। भाजपा 24 सीटें जीती थी और शिवसेना 18 सीटें जीती थी। आज स्थिति यह है कि शिवसेना का 3/4 हिस्सा टूटकर एनडीए में जा चुका है। 1/4 हिस्सा इंडी गठबंधन के साथ है, उद्धव ठाकरे का। और एनसीपी शरद पवार जो पिछली बार पूरी तरह कांग्रेस के साथ थे, उसका 3/4 हिस्सा शरद पवार से टूटकर एनडीए में जा चुका है। तो महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि इंडी अलायंस 2019 के मुकाबले में कमजोर है, लेकिन इंडी अलायंस ये मानकर चल रहा है कि 48 में से 35 सीटें जीत जाएंगे। तो मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र के बारे में उनको खामख्याली हो सकती है। और इसी तरह कर्नाटक में भी यही स्थिति है। कर्नाटक में उनका कैलकुलेशन है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम दलित गठबंधन हुआ, जिसका उनको फायदा हुआ और वे अच्छी सीटें जीतकर आए, उनकी सरकार बनी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। तो उनका मानना यह है कि ये मुस्लिम दलित गठबंधन उनको लोकसभा चुनाव में भी वैसी ही स्थिति पर लेकर के आएगा। पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 28 में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी, जेडीएस 1 सीट जीती थी और 1 निर्दलीय जीता था। अब कांग्रेस ऐसा मान के चल रही है कि वे आधी सीटें यानी 14-15 सीटें जीत जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हमेशा परिस्थितियां अलग होती हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। इस समय इंडी अलायंस के पास और कांग्रेस के पास ना चेहरा है ना मुद्दा है। और हमने पीछे भी देखा, 2018 का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में हार गई। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट हारी, 28 जीत गई। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत गई। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सीटें हारी, बाकी सारी जीत गई। तो इसलिए लोकसभा चुनावों की तुलना विधानसभा चुनावों से करना ये कांग्रेस की शायद गलतफहमी है। लेकिन कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही है कि 28 में से 15 सीटें वह निकाल लेगी। इसके बाद आता है बिहार और यूपी। पहले मैंने बताया तमिलनाडु और कर्नाटक, जिसके बूते इंडिया अलायंस से मानकर चल रहा है कि वह जीत रहे हैं। फिर आता है कर्नाटक और महाराष्ट्र, और उसके बाद जो 2 राज्य हैं जिन पर इंडिया अलायंस को ज्यादा उम्मीद है क्षेत्रीय दलों के बूते, वह है यूपी और बिहार। इन दोनों ही राज्यों में इंडिया अलायंस का आंकड़ा चौंकाने वाला है। जो वे बता रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, वह सचमुच चौंकाने वाला है और आप भी चौंक जाएंगे। और अगर उनके आंकड़े से वे आधा भी जमीन पर उतर गया, जीत गए आधा भी, यानी इन दोनों राज्यों में जितनी सीटें वे सोचकर चल रहे हैं उनमें से आधी भी जीत जाएं, तो एनडीए को बहुमत के लाले पड़ जाएंगे फिर। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानकर चलता, फैसला आप पर छोड़ता हूं। मैं उनका आंकड़ा बता देता हूं जो इंडिया अलायंस सोच के चल रहा है, जो उन्होंने सूची बनाई है बड़े नेताओं ने, उसके अंदर जो लिखा है वह मैं आपको बता रहा हूं। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 27 सीटें जीतेंगे और बिहार की 40 में से भी 27 सीटें जीतेंगे। पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी का बिहार में गठबंधन था, तो 1 सीट जीती थी और वह भी कांग्रेस जीती थी, आरजेडी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। और यूपी में पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था, तो बसपा 10 सीटें जीती थी और सपा 5 सीटें जीती थी। 1 सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यानी 62 भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 उसका गठबंधन का सहयोगी अपना दल जीता। इस बार बसपा गठबंधन में शामिल नहीं है। बसपा का वोट बैंक कांग्रेस से ज्यादा है, तो इसलिए सपा कांग्रेस मिलकर के 27 सीटें जीत जाएंगी, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ सकता। और बिहार में भी लगभग वही गठबंधन है जो पिछली बार था, जेडीयू, भाजपा और लोजपा। पिछली बार वे 40 में से 39 जीते थे, तो इस बार भी वैसी स्थिति रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में
स्थिति ये होगी कि पिछली बार से ज्यादा सीटें भाजपा जीत सकती है, ये मेरा अनुमान है, लेकिन कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही है कि वे दोनों गठबंधन में 27 सीटें जीत जाएंगे। इसलिए यूपी में तो इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ने की बजाय घटनी चाहिए, बढ़ तो सकती नहीं। पंजाब और बंगाल में इंडिया अलायंस के घटक दल मिलकर नहीं लड़ रहे, लेकिन इंडिया अलायंस को पंजाब में 13 में से 12 सीटें जीतने का अनुमान है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या स्थिति पैदा होती है, क्योंकि पंजाब में इंडिया अलायंस का वहां पर सीट शेयरिंग नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वहां पर गठजोड़ नहीं किया, बल्कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बूते थी। अब केजरीवाल अगर प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, और केजरीवाल की मार्केट वैल्यू भी थोड़ी कम हुई है, उनकी छवि भी थोड़ी खराब हुई है, तो इसलिए हाँ, वहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है इसका, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सीट शेयरिंग नहीं किया। जहां तक बंगाल का सवाल है, तो तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी खुद ये मानकर चल रही है, ये इंडिया अलायंस की सूची बताती है कि तृणमूल कांग्रेस की सीटें इस बार घट रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, और इंडिया अलायंस का मैं आंकड़ा बताऊंगा तो आप और चौंक जाएंगे। उनका कहना है कि 6-7 सीटें इंडिया अलायंस को आएंगी, बाकी की सारी सीटें भाजपा के खाते में चली जाएंगी। यानी 42 सीटें हैं वहां पर। वे मानकर चल रहे हैं कि उसमें से ज्यादातर सीटें चली जाएंगी भाजपा में। इंडियन अलायंस ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक वह 248 सीटें जीत सकता है। अब आप इस अनुमान से कितना सहमत हैं, कितना नहीं सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।